सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑडिट का चैप्टर नंबर 3, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। तो रिस्क क्या होता है? ऑडिट रिस्क का मतलब है कोई ऐसा रिस्क जब हमारा ऑडिटर एक इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन देगा जब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, मटेरियल स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? मान लो आप ऑडिट करने गए क्लाइंट की ऑडिट प्लेस के ऊपर, आपने क्या देखा कि उसके जो अकाउंट्स हैं उसके अंदर गलतियां हैं, वो मटेरियल मिस्टेटेड है। इसके बावजूद भी आपने क्लीन चिट दिया, यानी आपने बोला, आपने अनमोडिफाइड ओपिनियन दिया। मतलब अकाउंट्स में गलती होने के बाद भी अगर ऑडिटर ओपिनियन देता है, उसमें लिखता है कि ट्रू एंड फेयर है, परफेक्ट है, तो ये क्या ऑडिट टेस्ट हो जाएगा। इसका मतलब जब ऑडिटर एक्सप्रेस कर रहा है अनमॉडिफाइड ओपिनियन, जब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मटेरियली मिसस्टेटमेंट होगी, इस केस में क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? सर इस केस में तो ऑडिटर की रेपुटेशन तो डैमेज होनी ही है, और उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है किसी प्रोफेशनल बॉडी से, और उसको लीगल एक्शन भी फेस करना पड़ सकता है। इंटेंडेड यूजर मतलब क्या हो गया? मान लो किसी शेयर होल्डर ने केस कर दिया कि हमने इन्वेस्ट किया था क्योंकि आपकी कंपनी बिग फोर थी और आपने कंपनी को ऑडिट की थी, तो आपने तो अच्छे से ऑडिट की ही नहीं है। तो जो हमारे शेयर होल्डर होंगे वो हमारी कंपनी के ऊपर केस कर सकते हैं। इस कॉन्सिक्वेंसेस को अवॉइड करने के लिए ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर आराम से ऑडिट परफॉर्म करेगा और प्लान करेगा ऑडिट को, और ताकि वो एक ऑडिट के रिस्क को एक्सेप्टेबल लो लेवल तक कम कर सके। ऐसे दोस्तों आपने पढ़ा ही होगा। ऐसे दोस्तों फर्स्ट चैप्टर में क्या कहता है? सर ऐसे दोस्तों कहता है मुझे कि ऐसे दोस्तों का मतलब ही यही है कि मुझे क्या करना है, मुझे एविडेंस इकट्ठे करने हैं, और जो मुझे एविडेंस मिले उसके बेसिस पे मुझे एनालिसिस करके ये कहना है कि भैया मैं कंक्लूड करूंगा जो मैंने अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट के उस विषय पे कि भाई वो सही है या गलत है। सीधी बात। दो ओपिनियन होते हैं, मॉडिफाइड ओपिनियन कि भाई एफएस मटेरियली मिस्टेटेड है, मतलब एफएस में गलती, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर गलती है। दूसरा होता है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती नहीं है, जिसको बोलते हैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन। और तीसरा आपने पढ़ा होगा डिस्क्लेमर, जिसमें क्या होता है, ऑडिटर को एविडेंस ही सारे नहीं मिलते, मतलब एविडेंस मिले ही नहीं, फिर एविडेंस बहुत कम मिले जिससे मैं अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकूं। मान लो कुछ एग्जांपल दिया आपको कि आपकी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो क्या कर दिया, उन्होंने आर्टिफिशियली इंक्रीज कर दिया, मतलब उन्होंने जनरल एंट्री पास कर दी, पीएनएल में अमाउंट बढ़ा दिया, यानी रेवेन्यू मान लो 9 लाख का था, 90 लाख दिखा दिया। और आप ऐसे ऑडिटर हो, आप पकड़ने गए, मतलब आप उन चीजों को ढूंढने गए, पर फिर भी आपने क्या किया, वो चीजें ढूंढी नहीं आपने और लिख दिया हो एफएस तो बढ़िया है, कमीशन खाते हो। ऐसा नहीं करना है। इस केस में ऑडिटर क्या करता है? सर इस केस में ऑडिटर अपना इन ऑडिट ओपिनियन देता है, जिसको हम प्यार से क्या कहते हैं, ऑडिट रिस्क कहते हैं प्यार से। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है जब अपना ऑडिटर अनमॉडिफाइड ओपिनियन देगा जब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगा। समझते ऑडिट रिस्क होता क्या है? ऑडिट रिस्क के अंदर बेसिकली आपको पता होगा 3 रिस्क आते हैं। इनहेरेंट रिस्क आएगा इसके अंदर, और कंट्रोल रिस्क आएगा इसके अंदर, और इसके अंदर आएगा आपका वो रिस्क। तो मैंने बोला ऑडिट रिस्क है। ऑडिट रिस्क एक ऐसा रिस्क है मटेरियल मिसस्टेटमेंट का और डिटेक्शन रिस्क का। अब जो हमने पढ़ा है उसको हमको क्या याद करना है देख लेते हैं। तो हमको चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो हमारा चैप्टर है ऑडिट रिस्क का, उस टॉपिक में क्या याद करना है? ऑडिटर अपना इन अप्रूव्ड ऑडिट ओपिनियन दे रहा है जब आपके ऑडिटर ने देखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, मतलब कि गलतियां होने के बावजूद भी बोल रहा है एफएस तो आपने अच्छे से बना रखे। इससे क्या होगा? इससे हमारे ऑडिटर की इमेज तो डैमेज होनी ही है, प्लस उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन भी ले सकती है कोई प्रोफेशनल बॉडी। मान लो इनकम टैक्स अथॉरिटी वाले आके बोल रहे हैं, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आके बोल रहा है, हमने तो आपके बेसिस पे आपने जो रेवेन्यू चेक किया तो उस बेसिस पे हमने टैक्स लगाया है, टैक्स 9 लाख पे बनना, टैक्स 90 लाख पे बन रहा है, आपके वजह से 9 लाख पे टैक्स ले रखा है। तो इससे क्या होगा? एक लीगल एक्शन लिया जाएगा उनके खिलाफ, मतलब उस ऑर्डर के खिलाफ। आप इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हो? आपको प्रॉपरली प्लान करना चाहिए, प्रॉपरली परफॉर्म करना चाहिए ऑडिट को। कैसे कर सकते हो ऑडिटर? ऑडिटर ऐसे ऐसे 200 का फॉलो करेगा जो कहता है कि आपको सारे ऐसे का यूज करना है ऑडिट करने के समय। ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का, कि भाई मुझे ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिटर का, मुझे क्या करना है, मुझे क्लीन रहना है, मुझे मतलब मुझे इंडिपेंडेंट रहना है जब मैं अपना एक ओपिनियन एक्सप्रेस करूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। और हमने बात पढ़ी थी, ऑडिट रिस्क होता है मटेरियल स्टेटमेंट का रिस्क और डिटेक्शन का रिस्क। तो हम देखते हैं आगे। फिर आप समझ रहे हो कि सर में रिस्क क्या होता है, मतलब मटेरियल मिसस्टेटमेंट का रिस्क क्या होता है? मटेरियल मिसस्टेटमेंट का रिस्क का मतलब ये हुआ, ऐसे दोस्तों कहता है कि कोई ऐसा रिस्क ऑडिट करने से पहले मुझे लगता है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी अकाउंट्स के अंदर गलतियां हो सकती है। तो मैंने कहा गलती अब गलतियों में दो गलतियां हो सकती है, या तो फ्रॉड या तो एरर है। गलती से हो गया तो वो एरर है। इंटेंशन था कि हमको ओवर स्टेटमेंट करना है प्रॉफिट का, हमको शेयर होल्डर को पागल बनाना है, हमको कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, वो फ्रॉड हो गया।
तो दो बातें, ऑडिट करने से पहले मुझे लगता है या तो गलती है, गलती या तो फ्रॉड होगी, गलती दूसरी एरर होगी। इंटेंशन था फ्रॉड, इंटेंशन नहीं था गलती, यानी गलती एरर। अब समझो मिस स्टेटमेंट क्या होता है। हमने रिस्क समझ लिया है, तो मतलब रिस्क समझ लिया, हमने समझा कि होती क्या है मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अब मिस स्टेटमेंट क्या होती है समझते हैं। मिस स्टेटमेंट का मतलब हुआ एक डिफरेंस आ रहा है किसके बीच में, जो अमाउंट, जो क्लासिफिकेशन, जो प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर रिपोर्ट किए जा चुके हैं और जैसे करने चाहिए एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से। इसका एग्जांपल लेते हैं बढ़िया सा। एएस 18 बोलता है आपको कि आपने अगर ट्रांजेक्शन किया है रिलेटेड पार्टी के साथ तो आपको उसको शो करना होता है। अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे डिस्क्लोजर देना पड़ता है कि अगर मैंने इस फलाना सप्लायर से माल परचेस किया है तो ये मेरी रिलेटेड पार्टी थी। आपने वो चीज नहीं की, मतलब आपने मान लो आपका राम, राम आपका बेटा है, राम एमडी के, कंपनी के एमडी में उसका बेटा है, तो बताना चाहिए ना कि भाई हमने गुड्स खरीदे राम से जो एमडी का बेटा है, उसका अमाउंट एंटर करना चाहिए आपको, उसको क्लासिफाई करना चाहिए अकाउंट्स के फॉर्म में, उसका ट्रायल मिनट्स में नाम आएगा, राम का अकाउंट डेटर साइड में, ये हमने दिखाया ही नहीं, तो उसको हम कहेंगे प्यार से मिस स्टेटमेंट। अब मिस स्टेटमेंट कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। आपने कैपिटल एक्सपेंस को रेवेन्यू चार्ज कर दिया, या फिर रेवेन्यू कैपिटल चार्ज कर दिया, मतलब आपने मान लो मशीन की कराई रिपेयर। अब मशीन की रिपेयर होती है तो मशीन की रिपेयर यानी पीएनएल में जाएगा खर्चा, आपने कैपिटलाइज कर दिया, बैलेंस शीट में मशीन की औकात बढ़ा दी, मशीन की वैल्यू बढ़ा दी, तो ये गलती है, मिसस्टेटमेंट है ये तो। या फिर जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिख रहा है और जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यानी एस से कुछ और बोल रहा है, मतलब सॉरी एएस कुछ और बोल रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ और कहता है, आपने कुछ और दिखा रखा है। तीसरा कहता है आपने सेलेक्ट किया है, अप्लाई किया है अप्रूव्ड इन अप्रूव्ड अकाउंटिंग पॉलिसी को, मतलब मान लो हमने आपको बोला आपको लगाना है लीफो या तो फीफो, आप लगा रहे हो वेटेड एवरेज आपकी मर्जी से, ऐसा नहीं करना, ये तो मिस स्टेटमेंट हो गए। या फिर अकाउंटिंग एस्टीमेट गलत हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, जो बता रखे थे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से, या तो आप क्या कर रहे हो इंटेंशनली आप खर्चा दिखा रहे हो, आपका मान लो आपने टी एक्सपेंस पे की 900 रुपए के, आपने दिखा रखा उसको 9,000, आपका क्या इंटेंशन था। मेरा इंटेंशन था प्रॉफिट कम हो जाए, प्रॉफिट कम दिखाऊंगा तो जो वर्कर्स काम करते हैं फैक्ट्री के अंदर उनको बोनस देना ही नहीं पड़ेगा। आप तो चालाक निकले और इस चाल का पर्दाफाश करने के लिए जो आ चुका है आपकी कंपनी में ऑडिट। तीसरा कहता है, मतलब या ये कह रहा है आपको, आपने क्या किया है कि आपने जो आपके रिसीवेबल्स है यानी डेटर्स से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने उनको ज्यादा दिखा रखा है, मतलब आप लायबिलिटी ज्यादा दिखा रहे हो। लास्ट वाला कहता है कि आप इन्वेंट्री को कम दिखा रहे हो ज्यादा, मतलब आप ओपनिंग इन्वेंट्री हुई, एक क्लोजिंग इन्वेंट्री उसको ज्यादा कम दिखा रहे हो ताकि आपका प्रॉफिट नेट प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आए और आप इस लोगों को पागल ना सको। ये मिस्टेक होता है। जो रोम होगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसट्रीटमेंट, दो लेवल के ऊपर एग्जिस्ट करता है। पहला होता है ओवरऑल फाइनेंशियल लेवल, मतलब पूरे लेवल पे, मतलब पूरे ऐसे अकाउंट्स होल पे इंपैक्ट डाल रहा है ओवरऑल फाइनेंशियल लेवल। बट पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति राम के अकाउंट में, श्याम के अकाउंट में आपने लफड़ा किया है, किसी ट्रांजेक्शन मतलब किसी पर्टिकुलर, मतलब आपने परचेस किया 9,000 का, रिकॉर्ड करते हो 90,000 का पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, राम को ही भेजा था माल, आपने राम की जगह राजकुमार में एंट्री कर दी, या फिर आपने ट्रांजेक्शन से रिलेटेड पार्टी से आप डिस्क्लोजर नहीं दे रहे हो। तो मैंने बोला कि सर मटेरियल मिसस्टेटमेंट का रिस्क दो लेवल पे एग्जिस्ट करता है। पहला होता है आपका ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, दूसरा होता है आपका असर्शन लेवल, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए, अकाउंट बैलेंस के लिए और डिस्क्लोजर के लिए। अब हम पढ़ेंगे ओवरऑल लेवल पे क्या होता है। ओवरऑल लेवल का मतलब हो गया कि जो पूरे फाइनेंशियल परवेजिबल का मतलब हर जगह यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर उसका इंपैक्ट पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर पड़ रहा है। और दूसरा कहता है असर्शन लेवल के ऊपर। असर्शन लेवल का मतलब ये हुआ कि पर्टिकुलर किसी, आप क्या करोगे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे ताकि आप एविडेंस ऑब्टेन कर सको, जिससे आप कह सको कि इन एविडेंस के बेसिस पर एक ऑडिटर अपना ओपिनियन ओपिनियन रखेगा। और जब वो अपना ओपिनियन रखेगा तो उसको क्या चाहिए, मुझे ऑडिट रिस्क कम से कम चाहिए। रिस्क कभी खत्म नहीं हो सकता, पर रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है अपने ऑडिट प्रोसीजर बढ़ाकर। देख लेते हैं हमें इसमें क्या याद रखना है। तो मुझे समझ में आता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब हुआ कोई फ्रॉड या एरर हो सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ऑडिट करने से पहले। मिसस्टेटमेंट क्या होता है, कुछ अमाउंट, कुछ क्लासिफिकेशन, कुछ प्रेजेंटेशन, कुछ डिस्क्लोजर किसी हम रिपोर्ट कर चुके हैं
और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ और कह रहा है, वो मिसस्टेटमेंट है बेटा। एग्जाम्पल, कैपिटल को रेवेन्यू चार्ज कर दिया, रेवेन्यू को कैपिटल चार्ज कर दिया, आपने इन अप्रूव्ड अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट कर दी, अब इंटेंशनल फेक एक्सपेंस दिखा रहा था कि प्रॉफिट को कम कर सको। रिस्क को मतलब दो लेवल पे एग्जिस्ट करता है, ओवरऑल एफएस लेवल के ऊपर, दूसरा एक पर्टिकुलर लेवल किसी पर्टिकुलर अकाउंट, किसी अकाउंट बैलेंस के अंदर। ओवरऑल एफएस लेवल की बात करें, जो पूरी परवेसिवली पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इंपैक्ट डाल सकती है और बहुत सारे असर्शन को इंपैक्ट करेगी। दूसरा मैंने बोला असर्शन लेवल का मतलब ये हुआ, हम डिटरमाइन करना चाहते हैं कि हम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाकर एक नेसेसरी एविडेंस ऑब्टेन करेंगे ताकि हम ऑडिट रिस्क को एक्सेप्टेबल लो लेवल तक कम कर सके। हम चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, कंपोनेंट्स क्या होते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के। तो मैंने बोला जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट का रिस्क होता है वो दो रिस्क होते हैं, मतलब मटेरियल मिसस्टेटमेंट के रिस्क के अंदर दो आते हैं, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। दोनों रिस्क किसके होंगे, एंटिटी ही इन्फ्लुएंस करती है दोनों रिस्क को, और ये रिस्क ऑडिटर को हाथ मतलब ऑडिटर को कोई इंपैक्ट पड़ता ही नहीं है उस रिस्क का। ये एंटिटी का रिस्क होगा, ऑडिटर का रिस्क नहीं होता। आगे बढ़ते हैं और पहला पढ़ते हैं इनहेरेंट रिस्क क्या होता है। इनहेरेंट रिस्क का मतलब हुआ कि एक सस्पेक्टेबिलिटी फ्रॉड, मतलब एक चांस कि किसी पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर, किसी पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस, किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के अंदर, डिस्क्लोजर के अंदर वो मटेरियल हो सकती है गलती। कब मटेरियल होगी, जब या तो वो अकेले ही गलती, मतलब एक गलती एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के अंदर गलती हो सकती है, ये सारी ट्रांजेक्शन हुई है और आपने चालाकी करके पांच ट्रांजेक्शन ऊपर की सही की, पांच नीचे की सही की, बाकी बीच में आपने कर दिया जोल। इसको कहेंगे इनहेरेंट, उसका नेचर ही ऐसा। एग्जाम्पल मान लो आपने क्या किया, आपने 700 आपने 1000 kg आइस मंगाई किसी पर्टिकुलर प्लेस से, आपकी फैक्ट्री आइस की। तो उस समय जब आपकी फैक्ट्री में माल पहुंचा, आपने चेन्नई से मंगाया और आप जयपुर रहते हो, चेन्नई से जयपुर के बीच में वो 990 kg हो गया, यानी 10 kg वो आइस का उड़ गया। इसको बोलते प्यार से इवापोरेशन, वो उड़ गया। तो इसका क्या, इसका इनहेरेंट रिस्क है, तो उसके लिए आपको कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे। अगर कंट्रोल्स भी उन चीजों को कम नहीं कर पा रहे तो कंट्रोल रिस्क हो जाएगा वो। हमेशा एक रिस्क रहता है इंटरनल कंट्रोल्स को लगाने से पहले किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के ऊपर या अकाउंट्स बैलेंस के ऊपर या डिस्क्लोजर के ऊपर जो हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देने हैं कि गलती होने के क्या चांस है और गलती मटेरियली मिसस्टेटेड हो सकती है। इसको प्यार से हम कह देते हैं इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क ज्यादा होता है कुछ पता नहीं कुछ इंडिविजुअल चीजों के लिए और कम होता है। मान लो किसी चीज में कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, मान लो कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मान लो एएस आपका वो है AS 22 टैक्सेस ऑन इनकम वाला, तो उसमें आपको टैक्स की इनकम, उसके डेफर टैक्स एसेट बनाना, डेफर टैक्स लाइबिलिटी बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये कॉम्प्लिकेट कैलकुलेशन हो गई भाई, लगता है हमको कॉम्प्लिकेट कैलकुलेशन है तो थोड़ी एडवाइस दे दी, जैसे आईआईसी गाइडेंस देता है, गाइडेंस नोट देता है किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह के ऊपर, ताकि आपको तकलीफ नहीं हो, हम ऑडिटर तकलीफ नहीं हो चीजें लगाने में। इनहेरेंट रिस्क का फैक्टर तो हम मन में रखते हैं जब हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल डिजाइन करते हैं, आप पढ़ोगे ऐसे 330 के अंदर और सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स के अंदर। जो ये कैटेगरीज है जिसको ऑडिटर असेस करता है, मतलब ये ऐसी कैटेगरी है जो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। हर कैटेगरी का एक अपना ही इनहेरेंट रिस्क होता है। ऑडिटर क्या करता है, पता लगाता है वो इनहेरेंट रिस्क दो डिफरेंट असर्शंस का जो कम हो सकता है जब वो रिकॉग्नाइज करता है एक असर्शन का ज्यादा, एक का कम, मतलब क्या होता है इनहेरेंट रिस्क होगा। तो पर्टिकुलर एक ट्रांजेक्शन का कम है, एक ट्रांजेक्शन का ज्यादा, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर ही आपके प्रोसीजर लगाने के ऊपर आपको लगता है इनहेरेंट रिस्क कम है, आपको लगता है इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है। इसलिए इंपॉर्टेंट होगा कि आपको पता लगाना चाहिए क्या रीजन होगा उस आइडेंटिफाइड इनहेरेंट रिस्क का, भले रिस्क कम है। ऑडिट क्या डिजाइन करेगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल यानी अमाउंट टेस्टिंग करना। किसी पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर आप अमाउंट जाके टेस्ट कर रहे हो, आप क्लाइंट से बात कर रहे हो, डायरेक्ट फोन लगा दिया, हाँ जी राम जी, आपके अकाउंट आपके बुक में क्रेडिट दिख रहा है कि हमारी कंपनी का 50,000 रुपए का, हमारी बुक में डेटर दिख रहा है 50,000 रुपए का। या फिर आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर कर सकते हो और एडिशनल प्रोसीजर लगा सकते हो ताकि आप डिसाइड कर सको। बाकी एक्सटर्नल सर्कमस्टांसिस भी आपके बिजनेस रिस्क पे इम्पैक्ट कर सकती है, उसको भी हम इन्फ्लुएंस क्या बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क में। आपको पता है क्लाइमेट वाला कि भाई वाटर वाटर क्या मतलब आइस वाटर बन जाएगी, क्या है सर वो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसिस है, हमारे हाथ में नहीं है वो चीजें, पर हम उसको कंट्रोल्स कर सकते हैं। हमने मान लो गाड़ी बड़ी वाली मंगाई, गाड़ी के अंदर मान लो अब टैंकर, वो टैंकर में थोड़ा केमिकल छिड़क दिया जिससे आइस के ऊपर की भाई आइस की जो ऊपर की जो फिलिंग है वो हटी नहीं। सम और एंटिटी के फैक्टर्स और एनवायरनमेंट में जो भी चीजें हैं वो इन्फ्लुएंस करती है आपके इनहेरेंट रिस्क को किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन के लिए।
अब एग्जाम्पल क्या होंगे? कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गाइडेंस दे रहा है कुछ कॉम्प्लेक्स इश्यू के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया एज 22 के ऊपर टैक्सेस और इनकम, कि आपको लगता है आज टैक्स कम पे करना है। क्या लग रहा है? मुझे लगता है आज मैं टैक्स कम पे करूंगा, आगे तो देना पड़ेगा, तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनाओ ना। बट कुछ लोगों को बातें समझ में नहीं आती, कुछ कॉम्प्लेक्स बातें हैं ये। तो ये इसका इनहेरेंट रिस्क का एग्जाम्पल हो सकता है। दूसरा, मान लो बहुत सारे बिजनेस फेलियर्स होते हैं इंडस्ट्री के अंदर। हर दिन स्टार्टअप खुल रहे हैं और हर दिन कंपनियां बंद हो रही है। तो हमको पता है कि बिजनेस में फेलियर आना है, तो अकाउंटिंग करना, गोइंग कंसर्न के हिसाब से पता लगाना, इसे 560 70 सॉरी एस एस 570 गोइंग कंसर्न, कि क्या आपको अकाउंट्स आपके बनाने पड़ेंगे गोइंग लिक्विडेशन बेसिस के ऊपर। अगर आपको लगता है आपका बिजनेस एक साल भी नहीं चल पाएगा, तो आप अपने अकाउंट से बनाओगे लिक्विडेशन बेसिस के ऊपर, जिसपे आप इन्वेंटरी दिखाते हो एनआरवी के ऊपर। तो ये क्या है सर? इनहरेंट रिस्क है, पता लगाना गोइंग कंसर्न पे बनाऊं या नहीं बनाऊं। तो इसमें याद क्या करना है? इसमें आपको याद करना रहेगा, यहाँ पर कंपोनेंट इनहेरेंट रिस्क होता है, कंपोनेंट कंट्रोल रिस्क होता है। दोनों रिस्क एंटिटी के रिस्क है, दोनों को ही क्लाइंट इन्फ्लुएंस करता है, ऑडिटर का बस नहीं चलता है इसके ऊपर। मतलब क्या हुआ? किसी एसेशन की सस्पेक्टेबिलिटी, किसी ट्रांजेक्शन के प्रति, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर के प्रति वो इंडिविजुअली या फिर एग्रीगेट होकर बाकी मिसस्टेटमेंट के साथ किसी कंट्रोल को लगाने से पहले इम्प कर सकता है। जैसे एक एग्जांपल है, मैंने एग्जांपल लिया था एक, मान लो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, जेठालाल की। उस शॉप में उसने 3 वर्कर क्यों रखे हुए हैं? भागा, नट्टू काका और मगन। क्यों रखे हुए वर्कर? वर्कर इसलिए रखे हुए हैं, कल को पब्लिक ज्यादा आ जाए तो उनको हैंडल करना पड़ेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन मेंटेन करेगा? चोरियां नहीं होनी चाहिए दुकान के अंदर। तो ये मुझे पता है कि ये सारे इनहरेंट रिस्क है, तो मैंने कंट्रोल लगा रखे हैं। क्या? 3 लोगों को रिक्रूट कर रखा है शॉप के अंदर, ताकि मैं मेरी चीजों को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकूं। बुक में एग्जांपल दिया होता, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स बातें बताता है आपको, और आपको पता है लार्ज नंबर ऑफ बिजनेस फेलियर्स हो रहे हैं। और इसका एग्जांपल देता मैं इसका, कि भाई सब्सिडरीज वाला केमिकल नॉट, तो क्या देखो, एक कंपनी दो तरीके के केमिकल सेल करती है। एक केमिकल पर गवर्नमेंट छूट दे रही है, यानी सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। दूसरे केमिकल पे ये हो रहा है कि गवर्नमेंट उसको आगे चल के बंद भी कर सकती है। तो आप क्या चाहोगे? आप ये चाहोगे कि मैं गवर्नमेंट को दिखाऊं ही सब्सिडी वाला केमिकल, ताकि मुझे सब्सिडी मिलती रहे और ताकि मेरा बिजनेस बंद ना होए, और मैं प्राइमरी बिजनेस का रीजन क्या बनाऊं? सब्सिडी वाले केमिकल। भाई मुझे तो पता ही नहीं कि कल कल को गोइंग कंसन बंद हो गया, गोइंग कंसन ही मेरा मान लो बिक्की वही रहा है मेरा, जो मेरा मेन केमिकल है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट बैन कर सकती है आगे जाके। ठीक है, हम अब चलते हैं उसकी तरफ, कंट्रोल रिस्क की तरफ। कंट्रोल रिस्क क्या होता है? कंट्रोल रिस्क का मतलब हुआ, ऐसे दोस्तों कहता है, कंट्रोल रिस्क एक ऐसा रिस्क है कि कोई गलती, कोई मिसस्टेटमेंट जो किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के ऊपर, अकाउंट बैलेंस के ऊपर या डिस्क्लोजर के ऊपर मटेरियल हो सकती है इंडिविजुअली एग्रीगेट करने के बाद, जो गलती इंटरनल कंट्रोल लगाने के बाद भी प्रिवेंट, यानी पहले क्या करेंगे? पहले पता लगाएंगे, गलती को डिटेक्ट करेंगे, डिटेक्ट करके गलती को प्रिवेंट करेंगे। पहले डिटेक्ट करेंगे, फिर करेक्ट करेंगे, सही हो जाएगी गलती तो हम देखेंगे कि अगली बार ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो मैंने बोला कि सर कंट्रोल इसका मतलब होता है कोई ऐसा रिस्क कि मिसस्टेटमेंट, कोई ऐसा रिस्क कोई की मिसस्टेटमेंट यानी गलती किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के अंदर, अकाउंट बैलेंस के अंदर, डिस्क्लोजर के अंदर मटेरियल हो सकती है इंडिविजुअली, मतलब अकेले ही पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की बात करें या बाकी ट्रांजेक्शन को मर्ज करने के बाद, जो इंटरनल कंट्रोल लगाने के बाद भी पता नहीं चल रही, डिटेक्ट नहीं हो रही, या फिर सही नहीं हो पा रही, करेक्ट नहीं हो पा रही। तीसरा, हम करेक्ट तो कर लेते हैं पर गलती पता लगने के बाद ही करते हैं। गलती हम प्रिवेंट, यानी गलती को पता नहीं लगा, मतलब ऐसा है कि झटके में गलती पता लग जाए और प्रिवेंट दोनों हो जाए, डिटेक्ट भी हो जाए, करेक्ट भी हो जाए, इसको कहते हैं प्रिवेंट। कंट्रोल रिस्क एक ऐसा रिस्क है कि जो इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट करते हैं, ऑपरेट कर रहे हैं एंटिटी के अंदर, वो सफिशिएंट नहीं है, या फिर वो इतना एफिशिएंट नहीं है, मतलब इतने पर्याप्त नहीं है कि वो रोक सके, जो होना है होनी को टाल सके, गलती होनी है उसको ही टाल दे। इंटरनल कंट्रोल ऐसा, इंटरनल कंट्रोल मतलब क्या हुआ? गलती हो सकती है, आप ऐसा इंटरनल कंट्रोल लगाओ जिससे गलती टल जाए और उसको रेक्टिफाई कर दो। इसलिए इस वे में हम कह सकते हैं कि हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है। क्या होता है? हमेशा एक इनवर्स रिलेशन होता है कंट्रोल रिस्क और हमारे इंटरनल कंट्रोल की एफिशिएंसी के अंदर। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? मान लो एंटिटी ने कंट्रोल अच्छे लगा रखे, अगर मेरे कंट्रोल की एफिशिएंसी ज्यादा है, कंट्रोल अच्छे तो कंट्रोल रिस्क कम हो जाएगा।
मतलब क्या कहना चाहता है? कंट्रोल अच्छे हैं तो रिस्क कम हो जाएगा, कंट्रोल अच्छे नहीं है तो रिस्क ज्यादा हो जाएगा गलती होने का। इसलिए हम कह सकते हैं कि कंट्रोल रिस्क के और किसमें, कंट्रोल रिस्क के अंदर और एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल के अंदर एक इनवर्स रिलेशन होता है। कंट्रोल इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? मान लो एक कंपनी ने क्या कर रखा है, कंट्रोल्स लगा रखे हैं कि जो कैश है या फिर चेक बुक्स है, उसको आप क्या कर सकते हो कि लॉक, एक सेफ लॉकर के अंदर रख सकते हो, और जो उसका एक्सेस होगा वो किसी जो हमारे ऑथोराइज पर्सन है, पर्टिकुलर किसी सेलेक्ट करते हैं पर्सन को कि भाई राम को शाम को इनको ही एक्सेस मिलेगा, बाकी किसी को एक्सेस मिलना ही नहीं है, तो हम उसको ही एक्सेस देंगे। अगर किसी को बात करनी है किसी पर्टिकुलर चीज से रिगार्डिंग तो उनसे ही कर सकते हो। ये हो गया हमारा एक कंट्रोल। दूसरा, मान लो एंटी ने कंट्रोल लगा रखा है, स्मोक डिटेक्टर्स हो गए या फिर फायर एक्सटिंग्विशर हो गए कि भाई आग लगनी ही नहीं चाहिए। क्या कहा? मैंने कहा हमारी कंपनी में आग लगते ही स्मोक डिटेक्टर डिटेक्ट कर दे आग लग चुकी है, हाथों हाथ कंपनी एक क्या करते, स्मोक छोड़ दें या फिर कुछ बंदे बैठा रखे हैं हमने कंपनी के अंदर जो फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आ जाए और आग को बुझाने लग जाए। और इससे क्या होता है, होता क्या था, आग लगेगी, इन्वेंट्री खराब होगी, डैमेज होगा, गोइंग कंसर्न में फर्क पड़ेगा, तो ये सब नहीं होना चाहिए। तीसरा कहता है, एक कंपनी ने कंट्रोल लगा के रखा है पेटी कैश से, मतलब किसी पर कि भाई 10,000 से कम की ट्रांजेक्शन वो पर्टिकुलर अकाउंटेंट ही संभालता है, हम नहीं संभालते। इतना मगजमारी कौन करे, ट्रांजेक्शन बढ़ जाती है तो हमको डेलीगेशन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पता ही होगी ये बात। अब देखते हैं हमें को इसमें क्या याद रखना है। तो मैंने कहा कि कंट्रोल इसका मतलब हुआ एक ऐसा रिस्क कि कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के अंदर है कि फिर किसी अकाउंट बैलेंस डिस्क्लोजर के अंदर मटेरियल हो सकती है जो एंटिटी के कंट्रोल लगाने के बाद भी प्रिवेंट नहीं हो रही, डिटेक्ट नहीं हो रही, करेक्ट नहीं हो रही स्पेसिफिक टाइमली, मतलब समय पर वो गलती पीडीसी यानी प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट हो जानी चाहिए। और हमको समझता है एक रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन कंट्रोल रिस्क और इंटरनल कंट्रोल की एफिशिएंसी के हिसाब से। रिस्क कंट्रोल अच्छे, रिस्क कम, रिस्क ज्यादा क्योंकि कंट्रोल अच्छे नहीं है। मैंने एग्जांपल क्या दिया इसका? मैंने एग्जांपल रखा है इसका बैंक लॉकर। आप बैंक में जाते हो तो बैंक लॉकर आपने अगर लिया होगा तो बैंक लॉकर की दो चाबी होती है, एक चाबी रखते हैं बैंक वाले के साथ और एक चाबी देते हैं क्लाइंट को, ताकि इससे आपको प्रोटेक्ट कर सके। मान लो आपकी चाबी गिर गई रोड पे और वो बंदा चाबी लेकर बैंक में चला गया लॉकर खोलने, तो उसको लॉकर नहीं खोलने देंगे भाई। अगर एक की चाबी तो लॉक खोल लेता और सामान लेके चला जाता, उसके अंदर का चोरी हो जाती। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कंट्रोल लगाया गया है बैंक का, बैंक के लॉकर की दो चाबी, एक चाबी क्लाइंट के पास, एक चाबी बैंक के अथॉरिटी के पास। ठीक है। फिर अपने तो एग्जाम्पल थे बुक के कि कैश और चेक बुक जो हमने सेफ और लॉक जगह पर रखी हुई है। और दूसरा कहता है कंपनी का एक फायर एक्सटिंग्विशर या फिर स्मोक डिटेक्टर है, ताकि हम जो हमारा आग लग सकती है, आग लगने के रिस्क को कम कर सके। इन्वेंट्री डैमेज होती है, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम भी नहीं देती है, फालतू हमको सब कुछ प्रिवेंट करना है, करेक्ट करना है, डिटेक्ट करना है। तीसरा क्या आता है? तीसरा आता है हमारे पास डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन इसका मतलब क्या हुआ? डिटेक्शन रिस्क का मतलब है, ऐसे दोस्तों आ जाता है वापस, ये कहता है एक ऐसा रिस्क कि कुछ प्रोसीजर, क्या कहा मैंने, एक ऐसा रिस्क कुछ प्रोसीजर लगाने के बाद ऑडिटर द्वारा रिस्क को कम करना है। मतलब ऑडिटर ने क्या किया, अब कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म की, कुछ प्रोसीजर्स लगाए, जिसका मन क्या था, उसका उसका मन था मुझे क्या करना है, मुझे ऑडिट रिस्क को एक्सेप्टेबल लो लेवल तक कम करना है। वो प्रोसीजर लगाने के बाद क्या कहा, वो प्रोसीजर लगाने के बाद भी अगर ऑडिटर को मिसस्टेटमेंट दिख रही, मतलब मैंने कहा मैंने प्रोसीजर लगाए सारे के सारे ताकि मैं ऑडिट रिस्क को कम कर सकूं पर फिर भी रिस्क है, तो उसको कहेंगे डिटेक्शन रिस्क। सब काम दाम दंड भेद लगाने के बाद भी मुझे लगता है रिस्क को कम नहीं कर पा रहा मैं, तो मुझे अपने प्रोसीजर बढ़ाने पड़ेंगे। वो बढ़ाने के बाद मुझे लग रहा है कि अभी भी अचीव नहीं कर पाऊंगा उस चीज को, तो होता है डिटेक्शन रिस्क। मान लो कुछ एग्जांपल दिया है कि कंपनी का जो ऑडिटर होगा कुछ ऑडिट प्रोसीजर लगाता है ताकि वो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सके और रिड्यूस कर सके ऑडिट रिस्क को, पर उस एक रिस्क उस समय में रह जाता है कि ऑडिटर पता ही नहीं लगा पाया, मतलब अगर मिस गलतियों को वो पता ही नहीं लगा पाया, और वो गलतियों का नेचर क्या था, मटेरियल था, इस रिस्क को हम प्यार से बोलते हैं डिटेक्शन रिस्क। अब डिटेक्शन रिस्क दो लेवल पे एग्जिस्ट करती है, एक होता है सैंपलिंग रिस्क और दूसरा होता है आपका नॉन सैंपलिंग रिस्क। सैंपलिंग रिस्क का मतलब हुआ कि ऑडिटर कंक्लूड कर रहा है जो उसको सैंपल मिले, और जो कंक्लूड मतलब अगर सैंपल के बेसिस पे जो अपना ओपिनियन दे रहा है वो, और जो ओपिनियन वो जो पूरी पॉपुलेशन को देखकर देता है वो दोनों डिफरेंट, दोनों अलग अलग आ रही है, तो उसको कहेंगे सैंपलिंग रिस्क। नॉन सैंपलिंग रिस्क का मतलब ये हुआ कि एक रिस्क जो ऑडिटर के
ऑडिटर क्या कर रहा है, एक एरनस कंक्लूजन मतलब एक गलत कंक्लूजन दे रहा है किसी अदर रीजन के कारण जो सैम्पलिंग इसके अंदर नहीं आता। मान लो ऑडिटर ने कम ऑडिट पैसे लगाए, ऑडिटर ने कम लगाए प्रोसीजर प्रोसीजर बहुत मिनिमम कम से कम लगाए, लगा ही नहीं किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर और उसको मिसस्टेटमेंट मिल गई वहां पे, तो लगाना चाहिए था। इसके एग्जांपल दिया है, मान लो साइजेबल डब्ल्यूआईपी इन्वेंटरीज आर एक्सपेक्टेड, मतलब कि क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो डब्ल्यूआईपी इन्वेंटरी वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरी है वो आपको दिखाना चाहिए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। और ऑडिटर क्या कर रहा है, ऑडिटर अपना टाइम दे ही नहीं रहा है इन्वेंटरी काउंट के ऊपर, मतलब इन्वेंटरी को देखने के लिए वो टाइम अपना डिवोट कर ही नहीं रहा है, वो कर रहा है अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगा रहा है। और या तो फिर जो हमारी कंपनी का ऑडिटर है उसने ऑडिट की है कंपनी के रेवेन्यू को सैंपल लेके, पर जो सैंपल है वो रेवेन्यू से मैच नहीं कर रहा, पॉपुलेशन सैंपल को रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहा है। ऑडिटर क्या कर सकता है, ऑडिटर खाली इन्फ्लुएंस कर सकता है डिटेक्शन रिस्क को। इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क एंटिटी के थे और एंटिटी के ही रहेंगे, इसलिए ऑडिटर को रिड्यूस करना चाहिए डिटेक्शन रिस्क को ताकि वो ऑडिट रिस्क को एक्सेप्टेबल लो लेवल तक कर सके। आपके मन में ख्याल आ रहा होगा, हम डिटेक्शन इसको कैसे कम कर सकते हैं। अगर आपको डिटेक्शन इसको कम करना है तो आपको एरिया ऑफ चेकिंग मतलब आपको चेकिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, ज्यादा प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे, अच्छे अच्छे बंदे मतलब क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड बंदे आपको वो ले जाने पड़ेंगे और बड़े बड़े सैंपल चेक करने पड़ेंगे। आपको एक्सपीरियंस्ड बंदे और कॉम्पिटेंट लोग ले जाने पड़ेंगे अपनी इंगेजमेंट टीम के अंदर ऑडिट करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे ऑडिट इसमें क्या नहीं आता, पहले देख लेते हैं इसमें क्या करना है आपको। डिटेक्शन रिस्क एक ऐसा रिस्क कि कुछ प्रोसीजर लगाए जा रहे हैं हमारे ऑडिटर द्वारा ताकि वो ऑडिट रिस्क को एक्सेप्टेबल लो लेवल तक कम कर सके। वो लगाने के बाद भी हमको मिशन पता ही नहीं चली, जो मटेरियल हो सकती है ऐसा लग रहा है पर पता नहीं चली इंडिविजुअली। डिटेक्शन इसके अंदर दो आते हैं, सैम्पलिंग रिस्क, नॉन सैम्पलिंग रिस्क। सैम्पलिंग रिस्क का मतलब हुआ ऑडिटर कंक्लूजन दे रहा है सैंपल के बेसिस पे जो कंक्लूजन से अलग है, मतलब अगर मैं सैंपल को देख के कंक्लूजन दे रहा हूँ और मैं पॉपुलेशन को देख के कंक्लूजन देता दोनों अलग आ रहे हैं, मतलब सैंपल पॉपुलेशन को रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा है। जैसे मैंने बोला अच्छे लोग बुरे लोग बुरे लोग, मान लो एक क्लास के अंदर एक क्लास के अंदर टॉपर भी है, बैक बेंचर भी है और मीडियम बच्चे भी है। हमने क्या किया, हमने कंक्लूजन दे दिया कि क्लास में क्या है, टॉपर बच्चे भी है और बैक बेंचर भी है, तो मीडियम बच्चे कहाँ गए। ऐसा कह रहे हैं कि आप मीडियम बच्चों को इग्नोर कर दोगे। या फिर आपने बोला, आपने मान लो एक क्लास में 100 बच्चे पढ़ते हैं, आपने रैंडम की 4 बच्चों को सेलेक्ट कर लिया और वो 4 बच्चे पढ़ने में होशियार थे, क्लास के रैंक करते हैं, तो आपको क्या लगा, ओहो ये तो पूरी क्लास पढ़ती है। ऐसा नहीं है, आपने जो सैंपल लिया है वो आपकी पॉपुलेशन को रिफ्लेक्ट ही नहीं करता। दूसरा आता है नॉन सैम्पलिंग रिस्क। ऑडिटर अपना कंक्लूजन दे रहा है किसी रीजन के लिए जो सैम्पलिंग रिस्क से रिलेटेड नहीं होगा। ऑडिट प्रेशर कम लगाए या फिर उस पर्टिकुलर एरिया में चेक ही नहीं किया, आपने क्या किया, ऑडिट प्रेशर कम लगाए, टेस्टिंग कम की, या फिर आपने मान लो 100 की पॉपुलेशन में खाली एक या दो को सेलेक्ट किया, भाई 5-6 को तो करो कम से कम। आप कम लगा रहे हो, मेहनत करनी नहीं, ऑडिट प्रेशर लगाने नहीं है आपको। एग्जाम्पल क्या दिया बुक के अंदर, ऑडिटर ऑडिटर अपना टाइम डिवोट नहीं कर रहा है इन्वेंट्री काउंट के टूवर्ड, और जिस चक्कर में क्या हो रहा है वो एक इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन एक इनएप्रोप्रिएट ऑडिट प्रेशर लगा रहा है। दूसरा कहता है ऑडिटर क्या कर रहा है, ऑडिट कर रहा है रेवेन्यू की सैंपल करके, पर जो एक रिस्क आ रहा है, ये जो सैंपल है वो क्या कर रहा है, सैंपल पूरी पॉपुलेशन को रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा। कंक्लूजन क्या होगा, अगर आपको डिक्रीज करना है डिटेक्शन रिस्क को तो आप कैसे कर सकते हो, तो आप क्या कर दो, अब क्यों करना है, क्यों, ताकि मैं ऑडिट रिस्क को एक एक्सेप्टेबल लो लेवल तक कम कर सकूं, जिससे मैं क्या करूंगा, सफिशिएंट एंड अप्रूव्ड ऑडिट एविडेंस लूंगा और अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करूंगा। कैसे कर सकता हूँ, इससे आपको क्या कर सकते हो, मतलब डिक्रीज करने के लिए उसको, तो आप अपना एरिया ऑफ चेकिंग बढ़ा दो, आप लार्जर सैंपल चेक करने लग जाओ, या फिर आप अपनी टीम के अंदर कॉम्पिटेंट और एक्सपीरियंस्ड पर्सनली एक्सपीरियंस लोगों को ले जाओ। ऑडिट इसके अंदर क्या नहीं आता, ऑडिट इसके के अंदर क्या नहीं आता, तो मैंने बोला ऑडिट इसकी एक टेक्निकल टर्म है जिस जो रिलेट करता है ऑडिट के प्रोसेस, बताता है ऑडिटिंग का प्रोसेस कैसा होता है। इसमें ये कभी भी नहीं आता कि मान लो अगर ऑडिटर गया, अगर ऑडिटर ऑडिट करने गया और अगर उसने मॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया और गलती थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, इससे क्या होगा, इससे उसको लगता है कि जो क्लाइंट है उसकी फीस कम कर देगा, क्लाइंट फीस नहीं देगा, उसको ये मन में चीजें रखनी ही नहीं, तभी तो वो अनबायस्ड रहेगा। क्या होता है, उसको इंडिपेंडेंस रखनी है, उसको अनबायस्ड रहना है, उसको कभी भी ये सोचना नहीं है कि क्लाइंट आपको केस कर देगा, तो केस हार जाएगा ऑडिट और तेरी एडवर्स पब्लिसिटी कर देंगे, या फिर कोई ऐसा इवेंट जो हो जाएगा ऑडिट के कनेक्शन के हिसाब से। इस पर्पस के लिए, इस ऐसे के पर्पस के लिए ऑडिट रिस्क के अंदर कभी भी ऐसा रिस्क नहीं आता कि अपना ऑडिटर एक्सप्रेस कर रहा है एक ऑडिट ओपिनियन, मतलब
गलती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती नहीं है, फिर भी बता रहा है गलती है, तो इसका ये इसके अंदर इसको ऑडिट रिस्क नहीं बोलते। मतलब आपके अकाउंट्स गलत है, आपके अकाउंट्स बिल्कुल परफेक्ट है, फिर भी बता रहे अकाउंट्स गलत है, उसको ऑडिट रिस्क के अंदर इंक्लूड नहीं करते। फिर हम ये देख लीजिए यहाँ पे, ऑडिट रिस्क के अंदर क्या नहीं आता, ये रेफर नहीं करता ऑडिटर का बिजनेस का रिस्क, जो लिटिगेशन का रिस्क हो गया, एडवर्स पब्लिसिटी हो गई, ये कोई ऐसा इवेंट जो ऑडिट के साथ कनेक्ट है। मान लो ये ऑडिट रिस्क के अंदर क्या नहीं आता, ऑडिटर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, मॉडिफाइड ओपिनियन मतलब बता रहा है एफएस के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर गलतियां हैं, बट उसने चेक किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और उसको लगा यार गलतियां तो है ही नहीं, मतलब गलतियां नहीं है, आपने बताया गलती है, तो ऑडिट रिस्क नहीं है। गलतियां होने के बाद भी आप बोल रहे हो ओहो आपने एफएस तो बिल्कुल परफेक्ट बनाया है, बिल्कुल परफेक्ट, तो भैया ये गलत है, ये ऑडिट रिस्क होता है। फिर हम देखें तो हाँ ठीक है, फिर हम देखें इसको प्यास से पढ़ लेते हैं। तो देखिए, तो अगर आपको रिस्क को असेस करना है, रिस्क को असेस करना, रिस्क का पता करना एक मैटर होता है प्रोफेशनल जजमेंट का। हम रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो रिस्क को आइडेंटिफाई करना एक मैटर है प्रीसियस मेजर, मतलब एक जरूरी नहीं है कि आपको जो रिस्क लग रहा है वो किसी और को भी रिस्क लग रहा हो। मतलब मैंने कहा मटेरियली लेवल सबके लिए अलग अलग होता है। आज आपको लगता है कि मैं 5 लाख से ऊपर की ट्रांजेक्शन को चेक करूंगा, किसी को लगता है मैं 50,000 से ऊपर की ट्रांजेक्शन चेक करूंगा, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस कोई ट्रेनिंग वगैरह के हिसाब से होता है, ये सब फिल्म जजमेंट है। ये फीचर कैसे आ सकता है? ये फीचर प्रोफेशनल जजमेंट का ऑडिटर एक्सपेक्ट कर सकता है जब उसको लर्न करेगा वो ट्रेनिंग से, नॉलेज से और एक्सपर्टीज से। ट्रेनिंग कैसे लोगे आप? आर्टिकलशिप के अंदर। नॉलेज मिलेगी आपको सी एंटर के सिलेबस से, और एक्सपर्टीज मिलेगी आपको आपकी 1-2 साल की जॉब से, जो आपको हेल्प करती है, जिससे आप एक कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हो, ताकि आप एक रीजनेबल जजमेंट को अचीव कर सको। तो ये था चैप्टर का पहला पार्ट, रिस्क क्या होता है। तो समराइज कर देते हैं इसको। क्या था? मैंने बोला ऑडिट रिस्क क्या होता है। ऑडिट रिस्क का मतलब हुआ ऑडिटर अपना एक इनएप्रूव्ड ऑडिट ओपिनियन दे रहा है जब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है, इससे उसकी रेपुटेशन खराब होनी है, डैमेज होना है, वो सब होना है। फिर ऑडिट रिस्क के अंदर दो आते हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और दूसरा आता है डिटेक्शन रिस्क। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के अंदर आता है आपके दो चीजें आती है, इसके अंदर आता है आपका ये वाला इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क, और तीसरा आता है आपका इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क। और इसके अंदर हमने पढ़ा कि क्या रिस्क के अंदर नहीं, डिटेक्शन रिस्क के अंदर दो रिस्क आते हैं, सैम्पलिंग रिस्क और सैम्पलिंग रिस्क और नॉन सैम्पलिंग रिस्क। और लास्ट में आता है हमारा ऑडिट रिस्क के अंदर क्या नहीं आता, और ऑडिटर का जजमेंट होगा रिस्क के लिए, वो होता है आपका मैटर। ये था हमारा लेक्चर नंबर 1, अगला लेक्चर आ जाएगा, तब तक